जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है मानव शरीर, और ये जो होने वाला है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए सभी डिफेंस एग्जाम के लिए कारगर होगा। ठीक है, इसमें हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट वाइज हम लोग करेंगे, 3 या 4 पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पाचन तंत्र की। जी हाँ, पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। पाचन तंत्र होता क्या है आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो दांत और जीभ होता है, इन दोनों के बीच में एक मुख्य गुहा होता है, और मुख्य गुहा से लेकर मल द्वार तक का जो टोटल पार्ट होता है वह पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। और आप पूछ रहे होंगे कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, हम लोग जो भोजन करते हैं उससे भौतिक और रासायनिक विखंडन होता है भोजन के द्वारा। ठीक है, इससे शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त होती है। जब पोषक तत्व प्राप्त होती है तो उसके उपरांत CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं। और यह तंत्र आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियों से बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मुख की बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक वाइज देखते हैं। सबसे पहले मुख की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि पाचन तंत्र मुख से लेकर और मल द्वार तक समाप्त होती है, यानी मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक। तो आपको बता दें, ये जो जीभ और दांत, यानी जीभ और दांत के बीच में जो पार्ट है मुख होता है, और मुख से मुख गुहा की ओर खुलता है। यानी जब हम लोग भोजन करते हैं तो मुख से मुख गुहा की ओर जाता है। और मुख गुहा के बारे में बात करें तो इसमें मुख में जो होता है जीभ होता है और दांत होता है। तो दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और इसका जो नाम है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। इनका भी अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, भोजन में उपस्थित स्टार्च के पाचन की प्रक्रिया जो होती है मुख में ही प्रारंभ हो जाती है, यानी मुख से स्टार्ट होती है। ठीक है, लार में पाई जाने वाली पाचक एंजाइम टाइलिन जो होता है, इसमें टाइलिन नामक लार पाया जाता है। ठीक है, होता है तो मुख्य गुहा के पृष्ठ भाग में ग्रसनी स्थित होती है, यानी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और एक क्रमाकुंचन प्रक्रिया की सहायता से भोजन आहार नाल में सुगमता से आगे बढ़ाता है, यानी भोजन का आगे बढ़ाने का कार्य ग्रसनी द्वारा होता है। आगे आता है हमारा ग्रासनाल। ठीक है, ग्रासनाल आता है, देखिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। तो ग्रासनाल की बात करें तो एक पतली नली होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, और यह भोजन को आमाशय तक पहुँचाने में सहायक होती है, यानी भोजन को यही पहुँचाती है। कौन सी? तो ग्रासनाल। और इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। अंत में बात करें, यही भोजन को पहुँचाती है आमाशय में। देखिए यहाँ आमाशय में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें छोटी आंत की। तो आपको दिखा दें कि ये वाला छोटी आंत है। ठीक है, इसको जो क्षुद्रांत बोला जाता है, यानी इलियम बोला जाता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है 6 मीटर होती है, और इसकी जो मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और बात करें इसके ये जो पार्ट है, यानी छोटी आंत, तो ये आहार नाल में सबसे लंबा भाग होता है। और इसके भी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। ठीक है, और ग्रहणी की जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इसकी आकृति सी टाइप की होती है, इसी में मौजूद होता है। ठीक है, और इसकी भुजाओं के मध्य अग्नाशय होता है। ठीक है, अग्नाशय होता है, यानी अग्नाशय देखिए कहाँ पर है हम लोग का अग्नाशय, यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर अग्नाशय है। मध्यांत्र की बात करें तो नीचे की ओर ग्रहणी मध्यांत्र में खुलते हैं, नीचे की ओर खुलते हैं। ठीक है ना, यानी इसके आसपास होना चाहिए, यानी इसी का पार्ट है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है 2.4 मीटर लंबी होती है, तो इसका व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, शेषांत्र की बात करें तो मध्यांत्र भाग 3.4 मीटर लंबी कुंडलित नलिका में खुलता है, तथा जो छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है ना, उसकी दीवार मध्यांत्र से पतली होती है। ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग शेषांत्र ही होता है। ठीक है, और यह बड़ी आंत के उंडुग में जाके खुलती है। ठीक है ना, बड़ी आंत के
उंडुक में जाके खुलती है। कौन सी? तो शिशांत्र, ठीक है। और छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत क्या क्या पचा लेता है उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी आंत जो होता है प्रोटीन का पाचन करा लेता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, वसा का यानी फैट का भी कर लेता है, और मुख्य रूप से और बहुत सारे एंजाइमों को पचाता है। नेक्स्ट है हमारा बड़ी आंत। जी हाँ, छोटी आंत की बात कर लिए, बड़ी आंत यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है मात्र 1.5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो मोटाई होती है 6.7 सेंटीमीटर मोटी होती है। यह छोटी आंत से कम होती है परंतु व्यास में अधिक होती है। इसका जो व्यास होता है इससे अधिक होता है। छोटी आंत का जो व्यास होता था वो 2.5 सेंटीमीटर था और इसका जो है 6.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण तथा अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालना है, यानी जो अपच हुआ भोजन है वो बड़ी आंत के द्वारा पचता है, ठीक है। और इसके भी बहुत सारे 3 यानी मुख्य रूप से 3 पार्ट है, ठीक है। उंडुक है जो कि 6 सेंटीमीटर लंबा थैलीनुमा रचना है इसका, और श्लेष्मिका लसिका ग्रंथि इसमें होती है। इसके बंद छोर पर लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी कृमि रूप होती है जो आहार नल का अवशेषी भाग होता है। और बृहदांत्र की बात करें तो यह 1.3 मीटर लंबी नाल होती है जो उल्टे यू के आकार की होती है। 1.3 बृहदांत्र होता है, ठीक है ना। इसमें 50 सेंटीमीटर लंबा अनुप्रस्थ खंड और 25 सेंटीमीटर लंबा अवरोही खंड तथा 40 सेंटीमीटर लंबा सिग्माकार खंड होता है। तो इसके इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, बड़ी आंत के अंतर्गत। तो इसका अगर गहन अध्ययन करेंगे तब उसमें पता चलेगा कि किस प्रकार से क्या होता है, उसके जो पार्ट है उसको डीपली जानेंगे तब, ठीक है। मुख्य रूप से हम लोग जान लें कि इसके 3 पार्ट होते हैं, उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय, ठीक है। तो बात करें यह 1.3 मीटर लंबा होता है जो, और जो मलाशय होता है, मलाशय बड़ी आंत से ही जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये मलाशय है बड़ी आंत से ही जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये इसी का पार्ट है। इसकी जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर लंबी होती है जो गुदा द्वारा बाहर निकलती है, यानी मल द्वारा बाहर निकल जाती है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है हमारा पाचन तंत्र इस प्रकार से संभव होती है और संपन्न होती है, ठीक है। हम लोग पाचन तंत्र को पूरी तरह से समझ चुके हैं, जिसमें दांत और जीभ के बीच में मुख होता है। मुख से भोजन मुख गुहा में जाता है, ग्रसनी से होते हुए, ग्रासनाल होते हुए, श्वासनाल से यहाँ पर भोजन अमाशय में यहाँ तक पहुँचता है। अमाशय में पहुँचने के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत जो होती है यहाँ, बड़ी आंत यहाँ पे होती है, छोटी आंत यहाँ पे होती है। और छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 मीटर होती है और आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है, ठीक है। और बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसकी जो व्यास होती है इलियम यानी छोटी आंत की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। और इसमें छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, वसा का पाचन होता है। और बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण और अपच भोजन पचता है। और अंत में क्या होता है कि बड़ी आंत के रास्ते होते हुए मल द्वार से हमारा भोजन उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। भोजन पाचित होते हुए और मल द्वार के द्वारा निकल जाता है, ठीक है। तो यह पाचन क्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव का श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र को अब हम समझेंगे, ठीक है। श्वसन तंत्र द्वारा वायु से ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, ठीक है। ये जो वायु से ऑक्सीजन अंदर ली जाती है यानी O2 को हम अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं, ठीक है। और भोजन के कोशिकीय ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में CO2 बाहर छोड़ दी जाती है, यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र में नासा एवं नासिका मार्ग, ग्रसनी, कंठ द्वार, श्वासनाली और श्वसनी फेफड़े एवं इनके वायु कोष्ठ में सम्मिलित होते हैं, यानी श्वसन प्रक्रिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
फेफड़ी दोहरी भित्ति वाली संरचना में सुरक्षित होते हैं, इसे प्ल्यूरा कहते हैं। ठीक है, अंतःकरण प्रक्रिया में इंटरकोस्टल पेशियों के सिकुड़ने से डायाफ्राम नीचे आता है। ठीक है, अंतःकरण प्रक्रिया में इंटरकोस्टल पेशियों के सिकुड़ने से डायाफ्राम जो होता है, यानी ये वाला पार्ट डायाफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर नीचे करता है। ठीक है, इससे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाने के कारण वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, और वायु वातावरण से अंदर वायु कोष्ठ में आ जाती है और इंटरकोस्टल पेशियों के रिलैक्स होने पर डायाफ्राम गुंबद आकार का हो जाता है तथा वायु निष्कासित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से श्वसन तंत्र कार्य करता है। ठीक है, यानी जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो हम लोग को पता है। ठीक है, और जो हमारा श्वसन प्रक्रिया होती है ग्रसनी कंठ द्वार श्वासनली श्वसनी, ठीक है, यहाँ तक होती है। और इस प्रकार से होते हुए जब वायु दाब हमारे अंदर आती है, यानी हमारे फेफड़े के आसपास आती है, तो डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम ऊपर नीचे करता है। ठीक है, और डायाफ्राम के द्वारा इधर से फिर वापस लौट के यहाँ से हम लोग सांस को छोड़ते हैं। अब श्वसन के प्रकार की बात करें तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन की बात करें तो यह वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसे किण्वन भी कहते हैं। यह निम्न कोटि के जीवाणु इष्ट एवं कुछ ऊतकों ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का लैक्टिक या इथाइल अल्कोहल में आंशिक विघटन होता है। तो आप समझ चुके हैं कि जो यहाँ पे प्रक्रिया होती है वायु की अनुपस्थिति में होती है और इसे किण्वन के नाम से जाना जाता है, और ये निम्न कोटि के जीवाणुओं में होता है। ठीक है, और बात करें वायवीय श्वसन की, तो वायवीय श्वसन जो होता है इसमें वायुमंडल से O2 लेकर वायुमंडल से O2 लेकर ग्लूकोज व पदार्थ का जैविक रासायनिक विघटन करके CO2 एवं ऊर्जा मुक्त करता है, और यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है किस में होती है। यह सभी पादप एवं जंतुओं में पाया जाता है। यह अवायवीय श्वसन की तुलना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसमें निम्न 3 चरणों में होते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन के प्रकार कुछ इस प्रकार से, जैसे बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन, ठीक है, और कोशिकीय श्वसन, 3 होते हैं। तीनों को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यह प्रक्रिया फेफड़ों में होती है। ठीक है, सिर्फ फेफड़ों में होती है, जिसमें O2 रुधिर ली जाती है तो CO2 बाहर निकलती है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है बाह्य श्वसन। ठीक है, जो मनुष्यों में होता है, जीव जंतु में होता है, पादप में होता है। ठीक है, अंतः श्वसन इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं जैसे ऊतकों में रुधिर द्वारा O2 का लेना, ऊतकों की CO2 का रुधिर द्वारा बाहर निकलना आदि होते हैं। इसमें ऊतक का कार्य होता है अंतः श्वसन। ठीक है, कोशिकीय श्वसन की बात करें तो इस प्रक्रिया में ऊतकों में भोजन का ऊर्जा ज्वलन और CO2 में ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप क्लास रेगुलर देख सकें, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।